Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about the uh, animal diversity या हम कहें जीव जगत में विविधता। तो 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर जो फर्स्ट है उसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि जीव जगत में विविधता का कैसी कैसी है। ओके, तो इसमें देखिए देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सारी किस्में देखेंगे। ये किस्में जैसे गमले में उगने वाले पेड़ हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं या इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, अन्य एनिमल हो सकते हैं या पौधे हो सकते हैं या मतलब ट्री हो सकते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको हम देखने मात्र से, मतलब हम देख कर ही उन्हें बता सकते हैं कि ये प्लांट प्रजाति का है, कि ये मतलब पौधों की प्रजाति का है, ये एनिमल है, ये इंसेक्ट है ना, ये बर्ड है। तो ये सारी चीजें हम कैसे देखते हैं? हम अपनी आंखों की सहायता से मतलब देख सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं भी देख सकते हैं, जैसे हम बैक्टीरिया या वायरसेस की बात करें। तो यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की बहुत सारी श्रृंखला दिखाई पड़ती है या पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन में जाएं तो जीवों की बहुत बड़ी अ, संख्या में आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो वहाँ कई सारे आपको प्लांट भी दिख जाएंगे, कई सारे इंसेक्ट या कीट पक्षी, है ना, पालतू जानवर हो गए, अन्य प्राणी हो गए। इन सब चीजों को हम वहाँ देख सकते हैं या उनका अवलोकन कर सकते हैं। तो अब तक की ज्ञात, यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। मतलब 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज दिखाई देती हैं हमारे आसपास। इसे हम क्या कहते हैं? जैविक विविधता या एनिमल डाइवर्सिटी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो यही चीज है। जैसे हम अपने आसपास क्या देखते हैं, बहुत सारे कीट हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, है ना, और बहुत सारे एनिमल हैं। तो उसमें तरह तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। हर एक एनिमल में अपना उनका अलग पहचान है। तो इसी हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी है या जैविक विविधता है। अब क्या कहते हैं? पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ये जो जैविकता विविधता है, इसमें क्या जीव के कितने प्रकार हैं पृथ्वी पर, ये चीज हम क्या इसे क्या कहते हैं? जैविक विविधता कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें 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 नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं, पेपर में भी आप लोग पढ़ते होंगे कि हमेशा कोई ना कोई स्पीसीज खोजी जा रही है। कभी मेंढक की स्पीसीज है, या कोई नई बर्ड है, या कोई नया इंसेक्ट है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे विज्ञान में एक, अगर हम जूलॉजी की बात करें तो उसमें अगर एनिमल की खोज की बात करें तो एक है जेड एस आई करके एक संस्था है, जो नए नए जीवों को क्लासिफाई करता है। जैसे जेड एस आई का फुल फॉर्म का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो क्या करता है कि जो नई प्रजातियां मिलती हैं उनको उनके ऊपर पूरा उनका रिसर्च होता है। फिर उनके जितने भी होते हैं, जितने भी लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण को देखते हैं और उसके बेसिस पे उसका नामकरण किया जाता है। ओके, अब हम पौधों के लिए बात करें तो अगर प्लांट की बात करें तो ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में भी। तो अगर प्लांट के बारे में बात करें तो आईसीबीएन कहते हैं। अगर उसका नॉमनक्लेचर कहें कि हम नामकरण कैसे करते हैं, तो प्लांट के लिए आईसीबीएन नामक एक मतलब एक संस्था है। और एनिमल के लिए एक है आईसीजेडन। तो आईसीबीएन का नाम क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमनक्लेचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर दूसरा बताया कि प्राणी वर्गविदों ने जो
नेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो प्राणियों के लिए है या उनके एनिमल्स के लिए है, उसके लिए क्या है कि ICZN का प्रयोग किया जाता है किसी भी जीव का नामकरण करने के लिए। ओके, तो हम आगे इसमें कई इसमें भी देख चुके थे कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी। उसमें क्या होते हैं, एक स्पीसीज होता है, एक जीनस होता है। तो एक वंश नाम होता है, एक जाति नाम होता है, यदि हम हिंदी में बात करें तो एक होता है वंश नाम और एक होता है जाति। तो जीनस एंड स्पीसीज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। ओके, तो ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। ओके, अब हम यहाँ से आज से शुरुआत करने वाले थे, तो इसके पहले का हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया। फिर हम देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंजी फेरा इंडिका। अगर आम का जो बोटेनिकल नेम है क्या, मैंजी फेरा इंडिका, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दो नाम है। तो एक तो मैंजी फेरा हो गया, एक क्या हो गया, इंडिका। तो जो मैंजी फेरा है वो क्या है, वंश नाम है, या हम कहें जीनस है ना। जो वंश नाम क्या है, मैंजी फेरा। जबकि इंडिका जो है एक विशिष्ट स्पीसीज है या जाति का संकेत पद है ये, ठीक। अगर तो यहाँ क्या होता है, वंश होती है, जाति होती है। तो वंश क्या हो गए, मैंजी फेरा, और जाति क्या हो गई, इंडिका। हो गए, तो यहाँ क्या हो गया, मैंजी फेरा इंडिका। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। और भी बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ हमने बात कर ली क्या, मैंजी फेरा इंडिका के बारे में, या आम का जो बोटेनिकल नेम है उसके बारे में, ठीक। तो आगे देखते हैं, जैसे पहला नंबर क्या है, जैविक नाम तथा प्राय जो जैविक नाम होता है या जो जूलॉजिकल नेम होता है, उसको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, या वो हल्का क्या होते हैं, तिरछे अक्षर बनाए जाते हैं। जैसे हम पी को ऐसा बनाए, तो पी ऐसा ना बना के कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये तिरछे होते हैं हल्का। तो तो हम इसे क्या कैसे लिखते हैं, लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, जैविक नाम में पहला शब्द हमेशा क्या होता है, वंश नाम होता है, और दूसरा शब्द क्या होता है, जाति का संकेत पद होता है, ठीक। तो हम जैसे मैंजी फेरा इंडिका की बात किए हम, तो मैंजी फेरा क्या हो गया, वंश नाम हो गया, और जो इंडिका है वो क्या है, जाति नाम हो गया। अब जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों अक्षरों को अलग अलग रेखांकित करके तथा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। देखिए, जैसे हम कंप्यूटर पे लिख रहे हैं या कहीं हम मोबाइल में टाइप कर रहे हैं मैंजी फेरा इंडिका, तब तो उसे हम लैटिन लैंग्वेज में लिख सकते हैं या लैटिन अक्षर बना सकते हैं उसका। लेकिन अगर हम अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं उसको, तब हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमने क्या लिखना है यहाँ, जैसे हमें लिखना है, जैसे मान लो मैंजी फेरा लिखना है। ओके, तो मैंजी फेरा जब हम लिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ओके, और इंडिका को भी क्या करेंगे, अलग से अंडरलाइन कर देंगे। और जो मैंजी फेरा होगा, जो वंश नाम होता है, उसका जो पहला अक्षर होता है या पहला जो लेटर होता है वह बड़ा अक्षर होता है, या हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। बाकी जितने भी लेटर होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं, और जो जाति नाम में होता है वो भी स्मॉल लेटर से उसकी भी शुरुआत करी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो द्विनाम पद्धति वाले नाम होते हैं, तो उसमें जो शुरुआत का एक अक्षर होता है वही हम बड़ा लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ओके, वही चीज यहाँ भी लिखी है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जो जाति होती है वो क्या होता है, छोटा होता है, छोटे अक्षर में लिखना होता है। ओके, तो मैंजी फेरा के अगर उदाहरण देखें तो इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो मैंजी फेरा में एम जो होगा कैपिटल लेटर में होगा, बाकी MANGIFERA मैंजी फेरा। तो फिर उसके बाद इंडिका, इंडिका में भी हम आई छोटी लिखेंगे, उसको बड़ा नहीं लिखना है। ओके, तो ये क्या हो गया कि ये हमने बात कर ली कि ये द्विनाम पद्धति के बारे में। ओके, तो इसका वर्णन किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया था, ये याद रखना, भूलना नहीं है इसको।
फिर हम देखें यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग अगर हम सभी जीवों को अध्ययन करने जाएं तो कर पाएंगे? 1.7 मिलियन है, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इसीलिए हम इसका क्या किए, नोमेनक्लेचर कर दिए। समझे? अब जैसे मान लो कोई फाइलम ना होता, अब जैसे मान लो फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एनिलिडा है, स्केहेल्मिन्थीज है, नेमेटीहेल्मिन्थीज है, सिलेंट्रेटा है ना। तो कई सारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको ना करते तब उन्हें याद रखने में बहुत ज़्यादा कठिन होता, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई होती, बहुत कठिन होता। लेकिन हम उसको अलग-अलग पार्टीशन कर दिए कि प्रोटोजोआ में अमीबा आएगा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका आएगा, है ना, मोनोसिस्टिस आएगा, पोरीफेरा में स्पंजेस आएंगे, है ना, निडेरिया में जो भी एनिमल आते हैं वो आएंगे। तो हमने अलग-अलग उसको कर लिया। ठीक। फिर आगे हम देखते हैं कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो आगे देखते हैं, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गित किया जा सके। अब जैसे हमने किसी एनिमल को देखा, अब जैसे मान लो हम जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं एक कोशिकीय होते हैं। ठीक। मतलब कहने का मतलब उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तब वहाँ क्या कहेंगे कि यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। उनकी जो एक कोशिका होती है वो सभी जितनी भी जैविक क्रियाएं उसके अंदर होती हैं एक कोशिका ही करती है पूरी क्रियाएं। तो कोई अननोन एनिमल को मान लो हमने आइडेंटिफाई किया, जब आइडेंटिफाई किया तो हमने पहले उसको सर्च किया कि हाँ ये एक कोशिकीय है। फिर एक कोशिकीय लिख लिया तो ये कहाँ एक कोशिकीय, फिर हम सीधे प्रोटोजोआ में पहुंच गए, है ना। फिर देखा कि उसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर इसमें देखा कि हाँ ये सीडोपोडिया पाया जाता है कि सीलिया पाया जाता है कि फ्लैजिला पाया जाता है। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक। फिर अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका वर्ग संबंधित होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनती है, स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे ना, बिल्ली को थोड़ी ना देखेंगे। जैसे मान ले अगर हम कुत्ते को देखे हैं तो उस मतलब हमारे माइंड में क्या आएगा कि यहाँ ये कुत्ता है। तो उसी तरह की अगर कोई हम अलग स्पीशीज देखें तो हम ये कहेंगे हाँ इसमें 4 टांगे हैं, तो ये क्या है, टेट्रापॉड है ना, मैमल है। तो यही कहेंगे ना। तो ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिससे हम इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं किसी भी किसी भी एनिमल को। ओके। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम देख के बता सकते हैं कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, है ना, गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। ओके, यहाँ शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये भी एक टैक्सा है। समझ गए? तो जैसे पौधे हो गए, या हम गेहूं की बात करें या चावल की बात करें तो ये टैक्सा हो गए। अगर जंतु में बात करें तो स्तनधारी या कह दें, या हम जंतु कह दें, या कुत्ता, बिल्ली कुछ भी कह सकते हैं, तो ये भी एक टैक्सा ही होगा ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी है और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ओके। फिर हम देखें, ये बहुत ज्यादा बकवास इसमें दे दी गई है, फालतू की चीजें हैं, तो इसके ये सब चीजें हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, हमें ध्यान इसमें इतना देखना है। अभी तक जो ये थ्योरी बकवास जो इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसमें हमें खाली देखना है कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने क्या दिया कि द्विनाम पद्धति दी।
ठीक, द्विनाम पद का वो किया उन्होंने। फिर क्या कहा कि एक जो दो नाम किसी भी जंतु या एक प्लांट का दो नाम होते हैं, तो एक वंश नाम होता है, एक जाति का नाम होता है। इंग्लिश में कहें तो क्या है, एक जीनस है, एक स्पीसीज है। तो अगर हम किसी का भी ले लें, ठीक, तो जैसे मान लो हमने मैंजीफेरा का ही ले लिया या मकोई का ले लिया, सोलेनम नाइग्रम हो गया, है ना, तो मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जो है वो क्या है, वंश नाम है, और जाति क्या है, इंडिका है। जो मैंजीफेरा होगा, जो वंश नाम होता है, उसका जो पहला लेटर होता है उसे हम बड़े या कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी ये फालतू की चीजें इसमें नहीं याद रखनी है। ओके, फिर आगे देखते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर हम सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। कोई भी एनिमल है तो उसके जो विजिबल कैरेक्टर हैं, या हम कहें जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं, उसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कुछ गुण जैसे हो गया, प्रकार किस प्रकार का है ना, रचना कैसी है, कोशिका की रचना कैसी है, विकासीय प्रक्रम कैसा है, जीव की पारिस्थितिक सूचकाएं सूचनाएं आवश्यक हैं, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। अब हम कोई एनिमल देखते हैं तब उसका शरीर कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, उसकी सेल कैसी है ना, तो ये सभी चीजें के आधार पे हम किसी भी एनिमल को वर्गीकृत करते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ओके, फिर आगे हम देखते हैं कि काफी समय से ये फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, ये हटाओ। फिर काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। ठीक, जैसा कि अगर हमारे मन में भी आए कोई, अगर हमने कोई ऐसा कुछ स्पेशल कोई ऑर्गेनिज्म देख लिया, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये किस प्रजा अगर आप बायोलॉजी से थोड़ा लगाव रखते हैं तो क्या करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे ये किस फाइलम का है ना, ये किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, यही तय करेंगे ना। इस अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं या सिस्टमेटिक्स कहते हैं। समझ गए। सिस्टमेटिक्स जो शब्द है, लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। जो सिस्टेमा शब्द है उससे आया है। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने एक बुक लिखी थी, अपनी बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी। उसी में ये जितनी वर्गीकरण की जितनी भी प्रजातियां हैं, किस किस क्लासेस में बांटा, कौन कौन से फैमिली में बांटा, उसी सिस्टेमा नेचुरी से किया गया है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है, किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, कैरोलस लीनियस ने लिखा था। ओके, फिर हम आगे ये लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, नहीं बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग की संवर्ग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।